अम्बेडकर के साथ रे हम हैं भारत की सौगात रे। तूने प्रतिभा ऐसी दिखाई ओ संविधान की लेख कराई ओ थामा मानवता का हाथ रे हम हैं भारत की सौगात रे। पूरी दुनिया भारत के संविधान के दिन के रूप में जिस दिन को जानती है वो 26 जनवरी है। 26 जनवरी को बाबा साहेब का नाम भी नहीं लिया जाता, बाबा साहेब की चर्चा भी नहीं होती है। और 26 नवंबर को अगर हम संविधान दिवस मनाते हैं बहुजन समाज के लोग, तो जो लोग नहीं चाहते हैं कि हम बाबा साहेब के विचारों पर चलकर अपना उद्धार करें, उनको इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं है। 26 नवंबर आपके लिए, आप मनाते रहिए, लेकिन 26 जनवरी उनके लिए है। इंटरनेशनल लेवल पर वो बाबा साहेब का नाम नहीं लेंगे, बाबा साहेब की बात नहीं करेंगे। तो इन बातों को बाबा साहेब के अनुयायियों को अच्छी तरह से समझ। अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं कि आज उनके संविधान की बदौलत आज ये देश आगे बढ़ रहा है। इस देश में अनेकों तरह की तानाशाही ताकतें समय समय पर आती रहती है, लेकिन उनके संविधान की ताकत उन तानाशाही ताकतों को चकनाचूर कर देती है। ऐसे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। दीप प्रज्वलन करते हुए विजेंद्र सिंह जी। साथियों, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक शायर ने लिखा है कि 7 रंगों में खुद को मिला लीजिए, 7 रंगों में खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला दीजिए, जब तलक अतिथि दीप रोशन करे, आप ताली से दीपक जला लीजिए। धन्यवाद सर। मैम, आपके इस प्रोग्राम में माननीय उप महापौर जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई संजय खिरवालिया जी, पूर्व निगम पार्षद जी, आए हुए समस्त अतिथिगण, धन्यवाद सर। आज के हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर दिल्ली नगर निगम भाई रविंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं अपने समस्त परिवार की ओर से, फेडरेशन की ओर से भाई का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, और मैं भाई रविंद्र भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले, क्योंकि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान दिवस बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, तो बाबा साहब की फोटो पर माला चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके स्वागत।
कि मेयर साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब भी किसी से मिलते हैं इनकी चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती कि मंद मंद मुस्कान आपकी संग में मीठी वाणी है, मंद मंद मुस्कान आपकी संग में मीठी वाणी है, परिचय के मोहताज नहीं यह हस्ती जानी मानी है, जन जन के हृदय निवासी लोकप्रिय नेता डिप्टी मेयर भाई रविंद्र भारद्वाज जी हैं। श्री कृष्ण गौड़ जी, श्री कृष्ण गौड़ जी प्लीज मंच पर आइए। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण जी का। हमारी बच्चियां जो कि काफी समय से तैयार बैठी हुई हैं, स्वागत गीत के लिए हमारी बिटिया दिव्या और योगिता प्लीज आए और वो स्वागत गीत डिप्टी मेयर साहब के सामने प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां दिव्या और योगिता के लिए, जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम से स्वागत किया इन बच्चों ने। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के आगम निगम भाई रविंद्र भारद्वाज जी को फूल माला पहना करके स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा भाई सुरेंद्र चौधरी को, जो कि अध्यक्ष है हमारी फेडरेशन के, कि वो आए और अपने शब्दों में डिप्टी मेयर साहब का स्वागत करें। सबसे पहले तो आज इस शिक्षक सम्मेलन में आए मेरे तमाम शिक्षक बंधुओं को सादर नमस्कार, सादर जय भीम। आज की सभा के मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज जी, मैं एज ए फेडरेशन अध्यक्ष इस सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे फेडरेशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपने अपने कीमती समय में से, इलेक्शन दिल्ली में लगभग शुरू हो चुका है, फिर भी आपने टाइम निकाला, उसके लिए हार्दिक आभार। सर, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। ये जो आपके सामने शिक्षक बैठे हैं, ये यूं मानिए कि सबसे मेहनती, पहले थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में बता दूं, हमारे डिप्टी मेयर साहब भी हमारे निगम स्कूल से पढ़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी तरह ही कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर भी रहे हैं, तो हमारी समस्याओं के बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। और भाई साहब की जो मिसिज है विनस मैम, वो भी अपने रोहिणी जोन में ही टीचर है। तो समस्याएं भी घर में हैं और समस्याओं का समाधान भी घर में है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि विनस बहन समस्याएं बताएंगी
और मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, मैं बता रहा था कि निगम स्कूलों में सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई करवाता है तो मेरे समाज के सामने बैठे हुए टीचर करवाते हैं। अभी आपने पदभार संभाला है, विजिट भी होगी स्कूलों में, राउंड पे भी जाओगे आप। अगर क्लास में बैठा पढ़ाता हुआ कोई टीचर मिलेगा तो मेरे समाज का टीचर मिलेगा आपको। फिर भी अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो मेरे समाज का टीचर प्रताड़ित किया जाता है, और वो भी सिर्फ जाति विशेष के भेदभाव से। मेमो इश्यू होते हैं हमारे टीचर्स के होते हैं। ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, मैं 50 नाम गिना सकता हूं, सीसीएल के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। कुछ लोगों की जो चमचागिरी करते हैं, ऑफिस में अधिकारियों के तलवे चाटते हैं या अधिकारियों की गाड़ी चलाते हैं, उनके ड्राइवर रहते हैं, उनके काम धड़ल्ले से हो जाते हैं। परंतु दुख जब होता है जब मेरे भाई बहन ऑफिस में काम के लिए धक्के खाते हैं और क्लर्क भी उनको ढंग से हैंडल नहीं करते। तो थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट आपसे कि इस मामले को थोड़ा सा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएं, और जो मेरे समाज का टीचर परेशान घूम रहा है, यहां से तो हम देख लेंगे, यहां से तो पूरी टीम लगी हुई है फेडरेशन की, मेरे शिक्षक भाई बहन हमारे साथ हैं। बाकी उच्च अधिकारियों तक आप थोड़ी सी लगाम लगाएं, और नेसेसरी, मैं ये नहीं कहता इन्हीं का, कोई भी शिक्षक भाई बहन वो किसी समाज से हो, पर्टिकुलर मैं किसी जाति विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए जो नीडी है, जिस बहन को सीसीएल की ज्यादा जरूरत है, जिसका बच्चा बीमार है, पढ़ाई की है, सास ससुर बीमार है, घर में व्यवस्था बनानी है, उनको ढंग से सीसीएल मिल जाए। सबसे ज्यादा समस्या मेरी बहनों के साथ सीसीएल की रहती है मोस्टली। तो कुछ उच्च अधिकारियों को डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग करके, कमिश्नर सर के साथ मीटिंग करके कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना रहे। फिर बात आती है, चलो आपकी सरकार बनने के बाद जैसे ही एमसीडी में आपकी सरकार आई है, मैं पूरे फेडरेशन की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सैलरी के मुद्दे लगभग सुलझ गए हैं। एक बार तालियों के साथ डिप्टी मेयर साहब का, सरकार का थैंक यू। बट बकाया जो है, मोटा मोटा अगर हम माने तो 2012 के बाद का बकाया नहीं मिला अभी तक। हर एक टीचर जो आपके सामने बैठा है उसका 4 से 5 लाख रुपए बकाया है। तो व्यवस्था तो आपने करनी है, पैसा कहां से आएगा वो तो हम नहीं जानते। पैसा तो सरकार ही ले आएगी, कहीं से ले आओ। तनख्वाह का जुगाड़ हुआ है तो बकाये का भी जुगाड़ होगा कहीं ना कहीं से। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि डिप्टी मेयर साहब हमारी ये बात ऊपर सरकार तक पहुंचाएंगे, और जहां तक हमें आश्वासन दिया गया है दिसंबर तक लगभग मोटा मोटा आपका बकाया निपट जाएगा। साथियों, जो समस्याएं अब हम झेल रहे हैं स्कूलों में, वो डिप्टी मेयर साहब हमारे से कई साल पहले निगम प्रशासन में एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर आके देख चुके हैं। बहन जी भी उन्हें घर जाके बताती है, और कुछ डिमांड्स हैं वो हम पहले भी मिलके आए थे 3-4 दिन पहले डिप्टी मेयर साहब से। तो इन्होंने बताया था कि सुरेंद्र भाई, राजीव भाई, पूरी फेडरेशन की कार्यकारिणी थी, पूरा आश्वासन दिया था कि फेडरेशन के साथ हैं डिप्टी मेयर साहब, इनसे जो बन पड़ेगा उससे बेहतर करेंगे। तो उस आश्वासन के लिए भी पूरी फेडरेशन की तरफ से मैं डिप्टी मेयर साहब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप यहां आए, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चौकीदार भी टीचर है, सफाई कर्मचारी भी टीचर है। इवन जब गेट पे कोई अभिभावक या कोई अधिकारी आता है तो टीचर क्लास छोड़ करके गेट खोलने जाता है। ये इतनी बुरी व्यवस्था देश की राजधानी में होना बड़े ही शर्म की बात है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के स्कूलों में कायाकल्प हुआ है, वैसा ही कायाकल्प जो है एमसीडी के स्कूलों में भी हो। आज एक टीचर
चौकीदार भी है, स्वीपर भी है, आईटी भी है। गरीब बच्चे जो है, हमारे गरीब समाज के बच्चे जो है हमारे एमसीडी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके टीचरों को व्यवस्था और कहीं जो है पोस्टिंग दे दी जाती है, हेडक्वार्टर में रहते हैं, कोई जोन में रहते हैं, अव्यवस्था फैली हुई है। तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिप्टी मेयर साहब से कि इन व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दें और सुधार करें। जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटे हुए एमसीडी स्कूलों में सर, और पैसा है नहीं, सफाई कर्मचारी स्कूलों में है नहीं, टीचर ही झाड़ू लेके क्लासरूम साफ कर रहे हैं। खैर, मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि हमारे डिप्टी मेयर साहब इन सभी बातों को संज्ञान लेते हुए इस दिशा में कदम उठाएंगे। तालियों से स्वागत। एक बार फिर से तालियां भाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर, जो कि अभी 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि उन्हीं के संविधान की बदौलत आज हम यहां पर खड़े हैं। उन्होंने इस पूरे विश्व के सबसे अच्छे संविधान को देने का काम हमारे भारतवर्ष को किया। इसके लिए हम उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत करता है, उनके विचारों को हमारे समाज में उतारने का काम करता है, तो आप शिक्षक समाज है। क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था कि हमारा भारत शिक्षित हो, हमारा हर बच्चा शिक्षित हो, उसमें सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी महती भूमिका अगर किसी की है तो वो शिक्षक समाज की है। इसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। हमारी SC ST टीचर्स फेडरेशन दिल्ली की तरफ से आप सबके बीच ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी फेडरेशन का, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र चौधरी जी, राजीव मेहरा जी, हेजंत भाई, शंकर जी, इन सभी का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि इन सब ने मुझे यहां पर निमंत्रण देकर बुलाया और आप सबके बीच आने का मौका दिया और रूबरू होने का अवसर मिला। हमारे बीच में मेरे खुद के शिक्षक जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आदरणीय श्री राम प्रकाश जी बैठे हैं। मैं विशेष तौर से उनको नमन करता हूं, क्योंकि मैं जब पढ़ा करता मेरे टीचर रहे और इन्हीं की शिक्षा का परिणाम है कि आज मैं यहां पर पहुंचा। तो मैं आदरणीय राम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा वो कृपया मंच पर आ जाएं, क्योंकि देखिए शिक्षक एक समाज का निर्माण करता है। हमारे बीच में मेरे फादर इन लॉ भी बैठे, श्री किशन गौड़ जी, महावीर जी, बहुत सारे ऐसे शिक्षक बैठे जिन्हें मैं बाई नेम और बाई फेस जानता हूं। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए, लेकिन टीचर्स ने जो शिक्षा दी, एजुकेशन दी, उसका बड़ा परिणाम रहा कि मैं आज आप सबके बीच इस पद पर हूं। मैं आदरणीय गुरु जी का स्वागत करूंगा। एक बार जोरदार तालियां। हमारी जो SC ST टीचर फेडरेशन है, आप सब शिक्षकों की जो लड़ाई सिविक सेंटर में लड़ने का काम करती है, हेडक्वार्टर में लड़ती है, जोन में लड़ती है, आप सबकी समस्याएं जोनल के अधिकारियों से लेकर हमारे हेडक्वार्टर के अधिकारियों तक पहुंचाती है। इसके लिए मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि ये हम सब के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए कभी नेता के पास जाते हैं, कभी अधिकारी के पास जाते हैं और निस्वार्थ भाव से जाते हैं। मैं डिप्टी मेयर बना तो मुझे याद है कि इनकी पूरी टीम सुरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में मेरे पास आई। इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराने का काम किया। उसके लिए हम जल्दी, अभी जय सुरेंद्र चौधरी जी हमें बता रहे थे कि शिक्षक समाज के साथ कहां पर क्या क्या दिक्कत आती है, और उन्होंने बताया कि मेरी धर्मपत्नी भी टीचर है, तो जी मैं भी थोड़ा बहुत रूबरू हूं कि कहां समस्याएं आती हैं। तो निश्चिंत आप रहिएगा कि देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 15 साल दूसरे दल की सरकार रही, अभी 2 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आप सबके आशीर्वाद और सहयोग के लिए आई है। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी आने वाले समय में जैसा सैलरी का इश्यू सॉर्ट आउट हो गया, नहीं मुझे याद है पिछले 5 वर्ष जब मैं विपक्ष में
निगम में सदस्य के तौर पर था, तो तकरीबन हर 2 महीने बाद कभी गेट नंबर 5 पर टेंट लग जाता था, कभी गेट नंबर 3 पर टेंट लग जाता था। कभी सुरेंद्र चौधरी जी मंच का संचालन कर रहे होते थे, कभी कोई और कर रहा होता था। किस बात के लिए? तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह चाहिए, यही होता था। हमारे टीचर्स जो हमारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, उनको भारत के निर्माण में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको अपनी तनख्वाह के लिए अगर सड़कों पर बैठना पड़ता तो मुझे बड़ा दुख होता था। हम अपने नेताओं से कहते थे कि यह स्थिति सही नहीं है, लेकिन क्या सुधार हो सकता था, क्योंकि सरकार दूसरी थी। मुझे याद है एक बार तो शिक्षक समाज ने काफी लंबा धरना दिया था और सर्दी का टाइम था, तो रात को आप सब लोग रजाई में भी वहां पर उपस्थित होते थे। तो मैं उन सभी आंदोलन के साथियों को नमन करता हूं कि उन्होंने केवल अपने लिए आवाज नहीं उठाई, बल्कि पूरे समाज के लिए उठाने का काम करते थे। तो ऐसे शिक्षक समाज को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। अगर आज हम जगह जगह देखते हैं कि भारत निर्माण, नव भारत निर्माण, अगर सही में कोई भारत निर्माण का शिल्पकार है तो वो शिक्षक समाज है, क्योंकि वो उन बच्चों को पढ़ाने का काम करता है क्योंकि भारत का आगे ले जाने का काम करेंगे। और आप जिस स्कूलों में पढ़ाते हो, देखिए आप सब एमसीडी के टीचर है। प्राय दिल्ली में माना जाता है कि एमसीडी के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं, और होता भी ऐसे है। हम सब भी प्रवासी थे, मेरे पिताजी हरियाणा से दिल्ली में आए थे, तो हम सब ने गरीबी को भी बड़ा नजदीकी से देखा है, और मैं खुद किराड़ी के एमसीडी के स्कूल में मैं पढ़ा हूं। तो यह माना जाता है कि गरीब का बच्चा एमसीडी स्कूल में पढ़ता है। उस गरीब के बच्चे की आप सब मदद करते हो, उसको पढ़ाने में सहायक होते हो, तो ये अपने आप में एक पुण्य का काम आप सब करते हो। इस पुण्य के भागीदार आप बनते हो। जितनी मेहनत और कर्मठता से आप, संसाधनों की बहुत कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगनशीलता से उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हो, जिनके माँ बाप अपने बच्चे आपके भरोसे छोड़कर मजदूरी करने जाते हैं कि अब हमारे बच्चों का ख्याल हमारे स्कूल के टीचर रखेंगे। तो मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही अपने काम में आगे बढ़ते रहिए, और जो समस्याएं आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी ने आप सबकी बताई हैं, वो समस्याएं आपकी नहीं है, वो अब हमारी समस्याएं हैं। उनको दूर करने का बीड़ा हम उठाएंगे और एक एक समस्या को दूर करेंगे। आने वाले समय में अभी हम सबको शपथ लिए हुए 1 सप्ताह हुआ है, मेरे डिप्टी मेयर को अधिकारियों से मीटिंगें चल रही हैं, और अच्छी बात है कि हम जिस दल से संबंध रखते हैं, जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, उनका मैनिफेस्टो, उनकी विचारधारा शिक्षा के लिए बहुत अग्रसर है। पूरे देश में अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पूरी सरकार का बजट का 25% हिस्सा कोई सरकार देती है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार देती है, केजरीवाल जी के नेतृत्व में बैठी हुई सरकार देती है। हम उसी मॉडल को लागू करने का काम एमसीडी के स्कूलों में करेंगे। देखिए, हमारा सरकार का और हम सब का ध्येय एक ही है कि देखिए, सरकारें उनके लिए होती है जिनको भगवान ने कम दिया होता है। जिनके पास अवसर कम होते हैं, वो लोग कौन होते हैं? वो लोग गरीब लोग होते हैं। वो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी कारण से कमजोर रह जाते हैं। मूल रूप से सरकारें, लोकतंत्र तभी सफल होगा जब पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। तो उसी लाभ को देने का काम दिल्ली में बैठी केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, और निगम में भी अब केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। तो आप सबको मैं निश्चिंत करता हूं, इस मंच के माध्यम से जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं सुरेंद्र चौधरी जी और पूरी फेडरेशन को विश्वास दिलाता हूं कि आज मेरा 2 सेकंड फ्लोर पर कमरा है जी सिविक सेंटर में, वो मेरा कमरा नहीं, वो आप सबका कमरा है, आपकी पूरी फेडरेशन का कमरा है। आप जब मर्जी आओ, जिस मर्जी अधिकारी को वहां पर बुलाओ और जिस मर्जी आप काम करवाओ, वो आपके लिए है। तो मैं इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हमारे सिविक सेंटर हेडक्वार्टर से भी हमारे स्कूल इंस्पेक्टर साहब दिनेश राम जी आए, बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में सिविक सेंटर है। हम लोग इनसे मिलते रहते हैं और बड़ा लगाव रखते हैं हम लोगों से। कोई भी हमारे पास छोटा मोटा कार्य होता तो हम बोलते हैं दिनेश राम जी को, तुरंत वो हो जाता है। देखिए, हमें अधिकारियों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि बगैर अधिकारियों के हम लोग भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकारी ही इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। हम दोनों पॉलिटिकल विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग मिलकर हम सब आपकी समस्याएं सुलझाएंगे, ये विश्वास मैं इस मंच के माध्यम से दिलाता हूं। और पुनः बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं कि आज उनके संविधान की बदौलत आज ये देश आगे बढ़ रहा है। इस देश में अनेकों तरह की तानाशाही ताकतें समय समय पर आती रहती है, लेकिन उनके संविधान की ताकत, उन
तानाशाही ताकतों को चकनाचूर कर देती है। ऐसे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया और मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे डिप्टी मेयर साहब के लिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि को निकाल बाहर किया और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया। आदरणीय संघ, वैसे तो बाबा साहेब के लोगों का कोई भी कार्यक्रम भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बगैर नहीं होना चाहिए। अगर हम वास्तव में बाबा साहेब का सम्मान करना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में बाबा साहेब के द्वारा हमारे लिए उत्पन्न किए गए अधिकारों का सम्मान करना चाहते हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बाबा साहेब का जीवन हमारे समस्याओं को उनका इलाज करने के लिए ही था। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं, जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, हालांकि अब हमारे जीवन में उस तरह की समस्याएं नहीं रह गई, लेकिन फिर भी आज समस्याएं तो हैं ही। आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं 26 नवंबर को, लेकिन मेरा यह मानना है कि पूरी दुनिया भारत के संविधान के दिन के रूप में जिस दिन को जानती है वो 26 जनवरी है। 26 जनवरी को बाबा साहेब का नाम भी नहीं लिया जाता, बाबा साहेब की चर्चा भी नहीं होती है। और 26 नवंबर को अगर हम संविधान दिवस मनाते हैं बहुजन समाज के लोग, तो जो लोग नहीं चाहते हैं कि हम बाबा साहेब के विचारों पर चलकर अपना उद्धार करें, उनको इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं है। 26 नवंबर आपके लिए, आप मनाते रहिए, लेकिन 26 जनवरी उनके लिए है। इंटरनेशनल लेवल पर वो बाबा साहेब का नाम नहीं लेंगे, बाबा साहेब की बात नहीं करेंगे। तो इन बातों को बाबा साहेब के अनुयायियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। फिर बाबा साहेब का वह मार्ग क्या था जो उन्होंने हमारे लिए प्रशस्त किया, जिस पर चलकर हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। 30 सितंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने SC/ST फेडरेशन को भंग कर दिया, SC/ST फेडरेशन को भंग कर दिया। और 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। 13 अक्टूबर सन 1935 को उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर दिया था कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, बल्कि अपने विकास को अवरुद्ध कर सकता है। तो इसीलिए इस बात को जानकर अच्छी तरह से अध्ययन करके 21 साल तक का उन्होंने समय लिया, अच्छी तरह अध्ययन किया, सभी धर्मों का अध्ययन किया, जितने भी संप्रदाय हैं सबका अध्ययन किया, ताकि किसी की कोई शिकायत ना रह जाए। बाबा साहेब के पास सभी धर्म के लोग आए, सिख भी आए, मुस्लिम भी आए, ईसाई भी आए। तो सबको जवाब देना था कि भाई ऐसा ना हो, कल मैं कोई भी धर्म अपनाऊं तो मैंने कोई भी धर्म क्यों अपनाया, इस बात का जवाब देना चाहिए। और जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनका धर्म मैंने क्यों नहीं अपनाया, इस बात का भी जवाब देना चाहिए। तो समस्या यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारी समस्याओं का इलाज करने वाले एक डॉक्टर के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। लेकिन डॉक्टर का काम तो आपकी समस्या को देखकर, आपकी बीमारी को देखकर, उसको डायग्नोज करके आपको दवा देने का है। लेकिन दवा खाने का जो काम है वो बीमार का है, मरीज का है। अगर मरीज वो दवा खाए ना तो वो बीमारी कभी दूर नहीं हो पाएगी। इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इलाज हमें देना चाहते हैं, हम उस इलाज से दूर भाग रहे हैं। अभी मैं समाज में बहुत लोगों को ये कहते सुनता हूं कि संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल है, संविधान सब कुछ है, और संविधान खतरे में भी है। अब संविधान को खतरा किससे है?
संविधान को खतरा किसी और से नहीं है, संविधान को खतरा हमें हमारे अपनों से है, क्योंकि हम लोग प्रमादी जीवन जी रहे हैं। बाबा साहेब ने जो मार्ग दिखाया उस पर तो हम अनुसरण कर ही नहीं रहे हैं। फिर संविधान और कानून हमारी सभी समस्याओं का अंतिम हल नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये त्वरित हल है, इंस्टेंट रिलीफ देने वाले हैं। जैसे कि हमें कोई बीमारी हो जाए, कहीं पर शरीर में दर्द हो जाए, तो हम पेन किलर लेते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए। अब वो पेन किलर जो है हमारे लिए इंस्टेंट रिलीफ तो है, लेकिन समस्या का अल्टीमेट समाधान नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर ये समझते कि मेरे समाज के लिए संविधान में मैंने सब कुछ दे दिया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो मुझे लगता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करते। क्या जरूरत थी वेतलम में और कलेश पैदा करना? लेकिन वे जानते थे कि ये जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो बनाए गए कानून है वो मेरे लोगों की समस्याओं का हल नहीं है। मेरे लोगों पर जब जातीय अत्याचार होगा तो वो SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराएंगे, न्यायालय जाएंगे और जिसने अत्याचार किया उसको जेल भेजने का काम करेंगे। बात ठीक है, लेकिन क्या जेल भेजने से अत्याचार करने वाला शांत हो गया, उसका मन शुद्ध हो गया, सुधर गया? नहीं। तो फिर क्या करेगा? रणनीतियां बनाएगा। रणनीतियां हमारे सामने आई भी कि SC/ST एक्ट में बदलाव करने की रणनीति आई, या येन केन प्रकारेण अब ये झूठे केस आते हैं, इतने सारे केस सेटल हो जाते हैं, ये सारी बातें होंगी। तो बाबा साहेब कहते थे कि मेरे लोगों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि उन्हें उनके दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म की शरण जा रहे हैं, लेकिन समाज नहीं जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि राजस्थान जैसे राज्यों में जातिवाद के बहुत अत्याचार होते हैं। इंद्र मेघवाल का मेरे सामने प्रकरण हुआ। इंद्र मेघवाल के पिता से मैंने बात की। मैंने कहा भाई आपको न्याय मिल गया? कि हाँ जी, ये मुआवजा मिल गया, वो मुआवजा मिल गया। मैं कहा ठीक है, आपको तो मुआवजा मिल गया, बहुत से लोग नौकरी मिल जाती है, वो भी मिल गया, ठीक है। क्या ये अत्याचार उस परिवार के ऊपर हुआ था, इंद्र मेघवाल के ऊपर हुआ था? नहीं, ये अत्याचार समाज के ऊपर हुआ था। तो समाज के ऊपर अत्याचार हुआ तो समाज को क्या मिला? क्या समाज के साथ में न्याय हो गया? नहीं हुआ। तो समाज के साथ में न्याय हो, इसके लिए बाबा साहेब क्या कहते हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से जातीय अत्याचार झेल रहे हैं। तो जब बड़े हुए, पढ़ लिख गए, पावर में आ गए, मंत्री भी बन गए, क्या उन्होंने उस अध्यापक के खिलाफ FIR लिखवाई जिन्होंने उनको शिक्षा देने से इंकार कर दिया? क्या उस नाई के खिलाफ FIR लिखवाई जिन्होंने उनके बाल काटने से इंकार कर दिया? क्या उस गाड़ी वाले के खिलाफ कुछ कार्रवाई की? किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये लोग अत्याचार नहीं कर रहे थे बाबा साहेब के ऊपर। बाबा साहेब के ऊपर जो है अत्याचार करने वाली व्यवस्था थी। तो बाबा साहेब जानते थे मैं एक अध्यापक, एक नाई, एक गाड़ी चलाने वाले को सजा दिलवाकर अपने समाज के साथ में न्याय नहीं कर सकता। अगर मुझे मेरे समाज के साथ में न्याय करना है तो इस व्यवस्था में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक मैं इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करता तब तक मेरे समाज का कोई भला होने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन करके उस व्यवस्था को अपनाया। अब ये धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन को लोगों ने प्रतीकों का परिवर्तन करके और बस खाना पूर्ति कर दी। प्रतीकों के परिवर्तन के रूप में मूर्तियों को बदल दिया। पहले किन्हीं मूर्तियों की पूजा करते थे, उनको बदल के अब बाबा साहेब और बुद्ध की मूर्ति आ गई है। पहले उनके घरों पर कुछ झंडे लगा करते थे, उनको बदल के कुछ और झंडा लग गया है। कपड़ों में परिवर्तन हो गया है। बस क्या ये वास्तव में धर्म परिवर्तन है जिसके लिए बाबा साहेब ने प्रयास किए, जिसके लिए बुद्ध ने प्रयास किए? बुद्ध कहते हैं कि न परिसंग विलोमानी न परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्ष्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, यह मत देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। लेकिन हमारे स्वभाव में तो ऐसा है ही नहीं। कभी हमने ऐसा किया है क्या? आज तक मुझे नहीं लगता है कि हमने कभी ऐसा किया हो। अगर मुझे किसी ने गाली दी तो मैंने हमेशा उसी को आरोपी ठहराया है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मेरे साथ अन्याय किया। कभी हम अपनी तरफ भी देख लेते हैं कि उसने मुझे गाली क्यों दी?
हो सकता है कि उसकी गाली देने का कारण जो है मैं ही हूं। अगर इतना मैंने देख लिया होता तो शायद मैं उसका प्रतिकार करने के लिए जो मैं सिस्टम अपना रहा हूं उसको न अपनाता। कोई मुझे गाली देता है तो मैं भी उसको गाली देता हूं, उसमें गुस्सा करता हूं, उससे मारपीट करता हूं। अब तो यही चलता आया है। लेकिन कभी भी हमने बाबा साहेब की बात नहीं मानी। बाबा साहेब ने रास्ता दिखाया तो बुद्ध की बात नहीं मानी। जिस मार्ग पर चलकर हमारा कल्याण होने वाला है उस मार्ग को हम अपना ही नहीं रहे। आज भी हम लोग जो है बाबा साहेब को यहाँ पर दीप प्रज्वलित भी हुआ है, बहुत तो साधुवाद है, फूल माला चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, इस तरह से उनका सम्मान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हम ये सब करके उनका सम्मान कर सकते हैं? उनके लोग तो आज भी पिट रहे हैं, छित रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। अभी पूरे समाज का बहुत कम परसेंट वर्ग कुछ आर्थिक संपन्न हुआ है। अगर पूरा वर्ग को देखा जाए, जिस वर्ग की बाबा साहेब बात कर रहे हैं, क्या उसको आर्थिक संपन्नता मिली है? लेकिन नहीं। लेकिन जो लोग आर्थिक संपन्न हो गए हैं अब उन्हें उस वर्ग से क्या लेना देना। अभी पीछे 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, एससी कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन कर दिया, उसका बहुत तेजी से विरोध होने लगा कि ये तो हमारे लोगों को बांटने की क्रिया है। कैसे बांट दिया? किसने बताया कैसे बांट दिया? किसी ने नहीं बताया कि हम कैसे बट गए। जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता थी कि हमारा रिजर्वेशन, पहली बात तो अभी एक साथी कह रहे थे कि जब तक हम जिंदा हैं हम मरते दम तक आरक्षण को नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई? आरक्षण किस लिए है? आरक्षण का आधार किस लिए क्या है? बाबा साहेब ने क्या आरक्षण जो है इसलिए दिया था कि तुम सबल हो जाओ, अच्छे संपन्न हो जाओ, सारी एबिलिटी तुम्हारे भीतर आ जाएं, तब भी तुम आरक्षण लेते रहो? क्या दूसरे लोग आरक्षण ले रहे हैं क्या? अगर मैं संपन्न हो गया हूं, मेरे बच्चे संपन्न हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो झोपड़ी झुग्गी में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके पास कुछ साधन नहीं है, क्या उसके लिए नहीं मिलना चाहिए? फिर ये हमेशा हमेशा के लिए बताई गई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारी भावनाओं में ये ऐसे शामिल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है वो आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग वो जो है नौकरियों में आएंगे। फिर ये आंदोलन करवाने वाला कौन है, करने वाला कौन है? तो आंदोलन को करवाने वाला एक जो वर्ग है जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, वो इंस्टिगेट करता है उनको। वो इनको जो है लगातार कहता है कि आंदोलन कीजिए, हमारा ये खतरे में है, हमारा वो खतरे में है। लेकिन जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं 90% लोग आपको दिखाई देंगे, ना तो उनको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, ना उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। लेकिन हम लोग जो है कभी भी समस्याओं पर बड़ी बारीकी से, गंभीरता से उसके मूल में जाकर विचार नहीं करते हैं। 1 अगस्त 2024 को जो आरक्षण पे जो डिसीजन दिया, उसमें जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी एनएफएस की, नॉट फाउंड सुटेबल की जो नीति थी जो सरकार लेकर आई थी, थैंक यू, जो सरकार लेकर आई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ी बीमारी तो वो थी, अगर आपके एससी वर्ग में और क्लासिफिकेशन कर दिया, अभी तक मान लीजिए एक चमार वर्ग है, जाटो वर्ग है, उसी को नौकरियां मिल रही थी, उससे कुछ नौकरियां लेके वाल्मीकि समाज को दे दी, इसमें क्या बुराई है? लेकिन अगर वाल्मीकि समाज में कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं पाया गया और उसको जो है ऐसा करके और उसको जनरल कर दिया गया सीट को, तो उसमें बुराई है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का, ये वेंटिलेटर पे है, इसकी हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि इसने बाबा साहेब के दिखाए हुए मार्ग को अभी तक अपनाया नहीं है और अपने लिए कोई मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहा है, अपने लिए समस्या को समाधान नहीं खोज रहा है। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा आदरणीय संघ कि हमें बाबा साहेब के द्वारा जो दिखाया गया मार्ग है उसको बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि अभी एक साथी बोल रहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहेब ने कहा। लेकिन अगर अंग्रेजी में देखें तो एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, बस इतना कहूंगा क्योंकि इस पे भी बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है। अब ये जो हिंदी में जो कहा गया है और जो अंग्रेजी में जो कहा गया शब्द है, इनका अगर मीनिंग देखें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय संघ, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम संविधान दिवस पर एकत्रित हुए हैं और मेरे आने से पहले आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस बारे में विद्वान साथियों ने दे दी। मैं उनमें से एक भी बात आपके सामने नहीं करूंगा, मैं ज्ञान देने की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा,
क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान देने की बजाय लेने की चीज है, और हम उल्टा करते हैं। हम ज्ञान लेते कम है और देते ज्यादा है। मैं एक कविता पेश करना चाह रहा हूं, और कविता नहीं है, ये एक प्रार्थना है। मैं प्रार्थना पढ़ रहा हूं अंबेडकर साहब के जीवन के ऊपर, अंबेडकर साहब के संघर्ष के ऊपर। जैसे भजन कीर्तन में हम रामकृष्ण को सुनते हैं, उसी आस्था के साथ आप इसको सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि कोई भी व्यक्ति इसको जातिगत दृष्टि से ना देखे। मैं प्रार्थना पढ़ रहा हूं। बाबा अंबेडकर के साथ रे हम हैं, भारत की सौगात रे बाबा अंबेडकर के साथ रे हम हैं, भारत की सौगात रे। तूने प्रतिभा ऐसी दिखाई ओ, संविधान की लेख कराई ओ, थामा मानवता का हाथ रे हम हैं, भारत की सौगात रे बाबा अंबेडकर के साथ रे हम हैं, भारत की सौगात रे। इतिहास में कभी एकलव्य का अंगूठा मांग लिया जाता था, तो कभी बाबा साहब को क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। तब मैं लिखता हूं कि दंभी द्रोणों ने ठुकराया, तुझको क्लास के बाहर बिठाया, फिर भी दे दी सबको मात रे, तूने बदल दिए हालात रे बाबा अंबेडकर के साथ रे हम हैं, भारत की सौगात रे। उनको अछूत बताया गया, उनको छूने से कतराते थे लोग। मैं कहता हूं कि किसी की औकात नहीं थी जो उनको छू सके। कि तेरी जात अछूत बताई ओ, तूने नफरत की लातें खाई ओ, तुझको छूने की नहीं औकात रे, किसी में भी नहीं वो बात रे बाबा अंबेडकर के साथ रे हम हैं, भारत की सौगात रे। अंतिम पद पढ़ रहा हूं कि ऊंचे नीचे की दूरी मिटाई ओ, कि ऊंचे नीचे की दूरी मिटाई ओ, तेरे चरणों में करूं कविताई ओ, पूरी हो गई गमों की रात रे, हुई जीवन में नई प्रभात रे बाबा अंबेडकर के साथ रे हम हैं, भारत की सौगात रे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज जबरदस्त बनी। एक बार जोरदार तालियां रोहित भाई के लिए। ऐसी शख्सियत बैठी है जिसको आपने तैयार किया, जिसको आपने प्यार और आशीर्वाद दिया, ओ
रविंद्र भारद्वाज जी आज डिप्टी मेयर के रूप में आपके सामने बैठे हैं। सबसे खुशी की बात यह है क्योंकि आप लोगों ने माता पिता के बाद जो प्राइमरी एजुकेशन जो आप लोगों ने दी है, जो शिक्षा दी, जो आपने प्यार और आशीर्वाद दिया, उसी का ये नतीजा है। आप लोगों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी टीचर फेडरेशन के जो लोग हैं, सुरेंद्र चौधरी जी, राजीव मेहरा जी और शंकर भाई एजन जी और हमारी गुरु जी बैठे हैं श्री कृष्ण गौड़ जी, हमारे छोटे भाई के ससुर भी हैं और जितने भी टीचर यहाँ बैठे हैं सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी आपकी समस्या है मैं छोटे भाई से विनती करूंगा, रविंद्र भारद्वाज जी से, जो भी अधिकारियों की से मिलके जितने भी टीचर की जो समस्या है आप लोग वहां ऑफिस में आए। भाई ने बोल दिया कि आपका अपना ऑफिस है, आपका वहां पे स्वागत है। जो भी समस्या है मिल बैठ के आप लोगों की दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो अभी पूरा संगठन हमारे डिप्टी मेयर जी को भारत का संविधान सैप्लियन भेंट देकर समस्त कार्यकारिणी से अनुरोध है एक बार मंच पे आ जाइए। डिप्टी मेयर जी को भारत का संविधान देकर उनका धन्यवाद करेंगे। आ जाइए आज हम सब यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो बाबा अंबेडकर जी की वजह से पहुंचे हैं और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो फेडरेशन की तरफ से पहुंचे हैं। तो इसके लिए एक बार फेडरेशन मेंबर्स को जोर से ताली बजा के हम थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने हम लोगों को इतना सम्मान दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी और इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। और आगे भी मैं चाहूंगी कि आप सभी साथी इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें, हर तरह से। जब भी किसी को जरूरत हो, हम सभी साथियों में से किसी को किसी भी तरह की कभी भी कोई जरूरत पड़े और हमें आना पड़े तो हमें वहां इकट्ठा होना है। ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग मेरी इस बात को जरूर माने, क्योंकि हम तभी एक हो सकते हैं जब इकट्ठे होंगे। अभी पीछे भी हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें एक मेरी छोटी बहन को कुछ प्रॉब्लम आई थी तो हमारे भाइयों ने जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो पहले तो कुछ ही लोग गए थे, लेकिन आगे से आप सब लोग ये प्रण करें कि अगर हमें किसी को साथी को भी हमारी जरूरत पड़े तो हम सब इकट्ठे हों वहां। क्या आप सब इकट्ठे होंगे? एक बार हाँ तो बोल दीजिए, जोर से बोलिए ना। नहीं, जोश नहीं आया भाई, जोर से बोलिए। देखिए, मुझे निगम में 37 वर्ष हो गए हैं और प्रिंसिपल बने हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज जो मैं ये भीड़ देख रही हूँ ये पहली बार देख रही हूँ किसी SC/ST के सम्मेलन में। तो उसके लिए मैं आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने साथियों की, छोटे भाइयों की, बड़े भाइयों की। और आगे भी मैं यही चाहूंगी कि इसी तरह हम लोग नेक्स्ट टाइम जब हमारा सम्मेलन हो तो इससे दुगनी संख्या में हम लोग हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहन जी, आप समय निकाल करके कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमारा हौसला अफजाई किया। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बड़े भाई हरिदास कापसे जी को कि वो आए और अपना वक्तव्य दे करके अनुग्रहित करें। भाई, सबसे पहले मैं ST/SC टीचर्स फेडरेशन का धन्यवाद करता हूं कि आज इतना भव्य कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर युवा शक्ति स्कूल में रखा। और वास्तव में आज जो मैं इस प्रोग्राम में आया तो मुझे दिल से खुशी हुई कि हम लोग कितने एक हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे लिए आज रास्ता बनाया, आज हम उनके कारण यहां पर एकत्रित हुए।
इस फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी, चेयरमैन राजू मेहरा जी, संगठन सचिव राजकुमार, महासचिव हुकमचंद जी और अन्य सभी, बहुत बड़ी लिस्ट है, माफी चाहूंगा, लेकिन इस फेडरेशन का सभी मेरी तरफ से और जो यहाँ पर इस प्रांगण में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। हमें वास्तव में गर्व महसूस होता है कि आज हम अपनी शक्ति के साथ में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये शक्ति हमारी बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे तो एक दिन ये संगठन जो है बहुत ऊंचाइयों को छुएगा और जो कार्य ये कर रहे हैं शिक्षक समाज के लिए और अपने समाज के लिए भी, सबसे पहले तो मैं इस संगठन को धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि ये पल पल जो भी प्रॉब्लम होती है शिक्षक की वो हाई कमान तक पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे डिप्टी मेयर साहब भी आए थे, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की। जो प्रॉब्लम टीचर की थी, चाहे वो पे की प्रॉब्लम हो, चाहे स्कूल में अन्य समस्याएं हो, वो सब हमारे अध्यक्ष साहब ने, सुरेंद्र चौधरी जी ने बहुत अच्छे ढंग से रखी और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम जो है इस कार्यक्रम को या इस समस्या का समाधान जो है वो रहते हुए करेंगे। आपको मैं भी आश्वस्त करता हूं, हालांकि सुरेंद्र जी ने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सब एक दूसरे के काम आते हैं, तो संगठन भी इसीलिए बनाया गया है कि यदि आपकी भी कोई प्रॉब्लम है या समाज की प्रॉब्लम है तो संगठन उसको दूर करेगा। तो मैं अध्यक्ष साहब का, सुरेंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़े स्तर पर जो है इसको उतारा है इस मंच के माध्यम से। और साथ में हमारे बीच में, भूल गया था मैं भाई साहब, सॉरी, हमारे बीच में हेडक्वार्टर से एसआई श्री दिनेश राम जी भी आए हुए हैं। उनका भी मार्गदर्शन हमें जो है समय समय पर मिलता है और वास्तव में हम सौभाग्यशाली है कि जो इस प्रकार का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा तो ये संगठन जो है बहुत उन्नति करेगा, बहुत तरक्की करेगा। अंत में मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा और संगठन का धन्यवाद करूंगा कि रखे। अब मैं थोड़ी लीग से हटकर थोड़ी बात करना चाहता हूं। अब मैं वो बात करना चाहता हूं जो मैंने आपको कहा था, हम टी ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ये जो हमारा समुदाय बना है, हमारा सभी एनसीटी के टीचर्स हैं। हम जब ग्रुप पे बात करते हैं तो हमारी तीन बातें चलती हैं कि सर मेरा ट्रांसफर का कुछ नहीं हो रहा, मेरी सैलरी नहीं आ रही, ठीक है, या मुझे सीसीएल नहीं मिल रही, मेरी छुट्टी नहीं मिल रही। ये पहला संगठन हमारा ऐसा है जो सिर्फ आपके शिक्षण से रिलेटेड चीजें ही नहीं है, हम आपके पूरे परिवार की तरह हैं। छोड़ दो आपके स्कूलों की समस्याओं को, आप आओ अपने परिवार के ऊपर। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से भी कोई परेशानी है, कोई बीमार है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, पारिवारिक कोई दिक्कत है, हमारे पास आप यकीन नहीं करोगे, पिछले सालों के अंदर हमने कम से कम 5-10 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवारों के अंदर बिल्कुल माहौल बिगड़ा हुआ था, वो बच्चे परेशान थे, लेकिन हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उनको मिले, उन लोगों से आज वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। डिप्रेशन का जमाना है, जैसा आप लोगों ने ग्रुप पे कुछ दिन पहले देखा था, जगह जगह लोगों ने सुसाइड किया ना। हम उसके लिए भी कहते हैं आपकी बात हमारे तक रहेगी, बस हमसे आगे कहीं नहीं जाएगी। हमें अपना भाई समझें, जितनी भी बहनें अपना भाई समझे। हमें किसी भी तरह की परेशानी आती है, बस एक बार याद करना, हमने फिर कहा आपसे, स्कूल से रिलेटेड ना हो, फिर भी आपकी व्यक्तिगत समस्या होगी, आपकी पर्सनल समस्या होगी, हम उसके लिए भी आपके साथ तैयार बैठे हैं। दूसरी बात, आपने ध्यान दिया होगा ग्रुप पे आज से पहले, अभी 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले, ये थोड़ी बात समझा रहा हूं मैं आपको, आपने सैलरी पे सुना होगा हमारी सैलरी नहीं आ रही है। कुछ टीचर पूछते थे कि सर हम सैलरी से परेशान है, सैलरी से परेशान है। अभी 3-4 महीनों में या साल 5-6 महीनों के अंदर आपने देखा होगा वो मैसेज आने बंद हो गए हमारे कुछ साथियों के।
और मैं गर्व से कहता हूं और मुझे इसके में कोई झिझक नहीं है कि हमारी पूरी कार्यकारिणी टीम ने उनका साथ दिया, उनकी सैलरी एडवांस में उनके अकाउंट के अंदर गिरवाई, उन्होंने वो पैसा हमको 10 इंस्टॉलमेंट में वापस करा, उनसे हमने कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं लिया है। आज वो लोग अपने सैलरियां टाइम पे ले रहे हैं, हमारा पैसा हमें रिफंड कर रहे हैं। जितना हमसे बन पाया हमने उन लोगों के लिए किया, और हमारी भी एक सीमित वो होती है। तो आपके आसपास भी अगर कोई टीचर भाई आपको लगता है जो वाकई परेशानी में है तो उसकी सहायता करें, तो ये हमारा आपसी फर्ज बनता है ये। और आखिरी बात जिसमें मैं अपने आप को बात को विराम करना चाहूंगा, एक समय था सर जब हमें स्कूलों के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। आज हम वो हैं जो हम अगुवाई कर रहे हैं, हम सबसे आगे लीड में हैं। अब से पहले विज्ञान की बात कर रहा हूं, अब मैं विज्ञान के अंदर भी जब तक कोई चीज हमारे सामने नहीं आती थी ना, पहले क्या कहा था, पृथ्वी जो होती फ्लैट है, गोल नहीं है। हमें पता ही नहीं था वो गोल कब हो गई, हमें नहीं मालूम था ना। लेकिन जब वैज्ञानिक लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए वहां पर, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है, वो घूमती है। और मैं आज पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ और पूरा अपने ऊपर ये लेते हुए आपको एक बात बताने जा रहा हूं। ग्रेविटी के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। ग्रेविटी के बारे में कितने लोग जानते हैं? ग्रेविटी नाम की कोई चीज इस दुनिया के अंदर है ही नहीं, और ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं और इसको हम बहुत जल्दी आगे ले आने वाले हैं। समस्या ये आ रही है कि हमको डर लग रहा है कि ये जो चीज है ये बहुत बड़े लेवल पे होगी और हमको रोका जाएगा। हो सकता है कि हम लोग आपको नजर भी ना आए, कम से कम मैं। तो जब अगर मैं इस चीज को आगे पहुंचाऊंगा, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है या मैं नहीं मिलता हूं, तो आप लोग याद रखना कि एक राजकुमार भीमवाल था जिसने सालों पुरानी जो परंपरा थी, जो बात आ रही थी ग्रेविटी नाम की चीज होती है, आज तक वैज्ञानिकों को नहीं पता कि चांद जो है वो हमसे दूर क्यों नहीं जा रहा, क्यों हमसे नजदीक नहीं आ रहा। हमने अपनी रिसर्च के अंदर इसको भी साबित करने की कोशिश करी है और इस चीज को हम आगे लेकर आएंगे और आने वाले टाइम में आपको ये चीजें सुनने को मिलेंगी। आप लोग गवाह रहना इस चीज के लिए। मैं धन्यवाद। आमंत्रित करूंगा हमारे बहुत ही वरिष्ठ प्रिंसिपल निशिकांत जी, जो कि एस ब्लॉक मंगोलपुरी में प्रधानाचार्य हैं, कापसे जी, हरिदास कापसे जी जो है निशिकांत जी को माला पहना करके सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां निशिकांत जी के सम्मान में। साथियों, कार्यक्रम काफी लंबा खिंच गया है, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अरविंद नेहरा जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर अरविंद नेहरा, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के। भाई हूं, साथी हूं, अलग अलग संगठनों के, अलग अलग यूनियनों के मैंने परिप्रेक्ष्य देखे, उनके कार्य देखे, परंतु 2 साल पहले एक अचानक मुझे फोन आता है और वो मेरे से कहते कि भाई साहब आपका बड़ा अच्छा बातचीत है साथियों से भी, तो आपके विचार भी सुनेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। मैंने कहा भाई साहब इस लायक तो मैं नहीं, मैं तो केवल सुनने जाता हूं और सीखने जाता हूं और जो मेरे से हो सकता है वो अपने समाज के लिए सहायता करने जाता हूं। तो राजकुमार भीमवाल जी ने पिछले साल भी इनके कार्यक्रम में उपस्थित था और आज आपके समक्ष हूं। मेरा केवल एक ही निवेदन है आप सभी से कि हम कम से कम अपनी बात अपने समाज में रखना सीखें। अगर हम अपने भाइयों से, अपने साथियों से, अपनी बहनों से अपनी बात नहीं कह पाए तो किसी से नहीं कह पाएंगे। आज हम अगर अपने समाज में बात नहीं कह पाए तो कल हम दूसरे समाज के बैठे व्यक्ति के समक्ष अपनी आवाज कैसे उठा पाएंगे, उस अधिकारी को कैसे कह पाएंगे। तो मेरा तो सबसे यह निवेदन है कि पहले हमारे से बताएं। अगर आप हमारे तक आ गए तो किसी की हिम्मत नहीं कोई आपका शोषण कर सके। बाबा साहब की बहुत अच्छी 2 शब्द मुझे जीवन भर याद रहते हैं और आत्मसात किए हुए हैं कि शोषण करने वाले से बड़ा अन्यायी शोषण सहने वाला है। तो मैं क्यों शोषण सहूं? आप लोगों में शायद ही मैं बहुत जूनियर हूं, मगर पहले दिन से मैं आपको बता दूं, एक अधिकारी ने मुझे कहा कि आप यहां विशेष अध्यापक ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 6 स्कूल देखने पड़ेंगे। मेरा पहला जवाब था तो 6 अपॉइंटमेंट लेटर मुझे दे दो, 6 स्कूल देखूंगा।
जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला भी नहीं तो एडिशनल डायरेक्टर मुंह को देख ले कि नहीं 6 स्कूल तो देखने पड़े, 6 लेटर दे दो, 6 स्कूल देखूंगा। तो फिर उन्होंने उसी टाइम एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया, तो बोला कि आप अभी स्कूल 1 देखो। वो दिन से आज का दिन एक स्कूल में रहा। सबको पता चला कि एक स्पेशल एजुकेटर ऐसा केवल एक स्कूल देखता है, बाकी हम 10-12 देखते हैं। तो साथियों ने बातचीत की, मिले, केवल 1.5 महीने में उन सबके अपने जोन में एक स्कूल करवा दिया। क्योंकि अगर हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो दूसरे की आवाज कभी नहीं उठा सकते। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले अपनी आवाज उठाना सीखें, तब हम दूसरे का साथ दे सकते हैं। मेरी आवाज के लिए अगर बड़े भाई मेरे साथ हैं तो कम से कम मैं तो आगे चलूं, ये मेरी सपोर्ट में जा सकते हैं। अरविंद नेहरा आपकी सपोर्ट में जा सकता है, राजकुमार जी आपकी सपोर्ट में जा सकते हैं, मगर पहल आपको करनी पड़ेगी। तो हम सब ने मिलके, भाई साहब ने मिलके पहल कर दी है, फेडरेशन आपके साथ है। तो अगर किसी भी छोटे से छोटी जगह पे स्कूल, तो मैं मानता हूं कि आपके स्टाफ में भी, डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है, अगर स्टाफ में भी अगर छोटा सा भी शोषण होता है, छोटी सी भी पार्शलिटी होती है, तो अपने घर में बैठ के बातचीत जरूर करें, हमारे से बातचीत जरूर करें। फिर देखते हैं कि शोषण करने वाला बचता है या हम शोषण के विरुद्ध लड़ने वाले बचते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है कि हमें शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है। बहुत सारे विद्वान सज्जनों से बहुत चीजें सीखने को मिली, वकील साहब भी आए, बहुत सारी चीजें बताई, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया, बौद्ध धर्म के बारे में सीखा। मैंने क्या कहा, भाई साहब की बहुत ही अच्छी बात लगी राजकुमार जी की, आपको कोई भी बुलाए समाज का व्यक्ति, तो आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना आपका समय निकाल के जाओ, वहां से आपको सीखने को मिलेगा। आप, मुझे नहीं पता कौन मंदिर जाता है, कौन गुरुद्वारे जाता है, कौन कहां जाता है, परंतु अगर आप यहां अपने समाज के बीच बैठे, अपने परिवार के बीच बैठे हैं, तो आपकी तत्काल समस्याओं का समाधान यहां हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है। आप आके देखें, आपस में बातचीत करके देखें, डिस्कस करके देखें, अपनी समस्या बता के देखें। तो एक बार पुनः निवेदन कि इस निगम में छोटे से पद पे हूं, विशेष अध्यापक हूं और साथी बैठे हैं, मेंटोर भी हूं 2018 से। मेरी अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मैं फेडरेशन के साथ तो हमेशा से हूं, अपने साथियों के साथ पहले खड़ा हूं। आप जब भी याद करेंगे तो आपका भाई हमेशा खड़ा मिलेगा, आपसे आगे मिलेगा। मगर ये आपकी को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप भी फेडरेशन के साथ खड़े हैं और आप उनके साथ साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने पर, और देखिए मैं तो वैसे अवार्ड के तो लायक नहीं हूं भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। वास्तव में सारे शिक्षक रत्न हैं। मुझे निगम अवार्ड की इतनी खुशी नहीं हुई जिस दिन मुझे निगम अवार्ड मिला, वो तो चैलेंज पे लिया था। आपको आज चलो अपने दिल की बात बताता हूं। एक एडिशनल डायरेक्टर ने चैलेंज किया था कि आप निगम अवार्ड ले लो, और ले लिया। आपके समक्ष 2023 में निगम अवार्ड लिया है। उन्होंने किसी और को बोला, हमने कहा तो हम भी आपके पीछे हैं, हम निगम अवार्ड लेके दिखाएंगे। और आज आपका छोटा भाई आपके बीच में है, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया उन्हें नहीं मिला, हमें मिला। क्यों? क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों के साथ काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात बड़े भाई की एक लगी, सुरेंद्र चौधरी ने ये बोला, अगर स्कूलों में कोई काम करता हुआ मिलेगा तो वो हमारे समाज का व्यक्ति मिलेगा। जहां मर्जी देख लो, चाहे आईटी डिपार्टमेंट में देख लो, साइंस सेंटर में देख लो, मेंटोरशिप में देख लो, टीचर्स में देख लो, प्रिंसिपल्स में देख लो, ऑफिस में देख लो, हर जगह हमारे समाज का व्यक्ति सर्वप्रथम कार्य करता है, सबसे ज्यादा नियम कायदे कानून जानता है, सबसे ज्यादा मेहनती है। इन सब के बावजूद भी अगर हम शोषण सहे तो फिर तो ग्लानि वाली बात है, शर्म की बात है। मेरी हेडक्वार्टर में विराजमान दिनेश राम जी से भी रिक्वेस्ट है, वैसे तो सर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे कामों में आगे रहते हैं, कि कभी भी अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति अनजान, जिसे आप नहीं जानते हैं, वो भी अगर जाता है तो प्लीज सर उनका काम सर्वोपरि सबसे पहले करे। और सब आज प्रण ले कि हम सब
अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनके कामों में आगे रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेहरा जी। वरिष्ठ साथी हमारे फेडरेशन के सीनियर एडवाइजर बड़े भाई भिखाराम जी को कि वो आए और अपना संबोधन दे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भिखाराम जी का। मेरा सादर प्रणाम। आज बड़ी खुशी हो रही है, अपार हर्ष हो रहा है कि इस फेडरेशन ने जो 1 साल पहले शुरुआत की थी, आज उसका ये पहला जन्मदिन है। पहला जन्मदिन यानी वर्षगांठ है, हम मना रहे हैं। पहले भी ये साल डिपार्टमेंट में 32 साल हो गए। जब कभी भी यूनियन हुआ करती थी, कोई भी यूनियन, उसके प्रोग्राम में जाते थे तो मुश्किल से 5-10 साथी मिलते थे। आज इतने साथियों को देखकर बड़ा मन प्रफुल्लित हो रहा है कि मेरे समाज के लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं क्या। ऐसे चिंतन किया जाता था, लेकिन आज उसका साकार रूप सामने आ रहा है। इतने सारे एक साथ, और यदि किसी काम को करने के लिए एकजुट होकर एक रास्ते पर चले तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो न हो सके। जैसे फेडरेशन ने आपको आश्वासन दिया है कि कोई भी काम यदि आप से नहीं हो रहा हो, कोई समस्या आपके सामने आती हो, तो फेडरेशन के सामने रखें। ये आपकी फेडरेशन है, ये आपका परिवार है, आपका घर है, और आपकी समस्या यदि यहां नहीं रखेंगे तो हम किसी मंच पर नहीं रख सकते। हमारी समस्याओं को कोई दूसरा तो सुनता नहीं है, और अपने घर में हम समस्याओं को उसको कुछ रखते नहीं है, तो उनका निवारण कैसे होगा? उसका निवारण तभी होगा जब हम अपने साथियों के साथ अपने फेडरेशन में वो समस्या रखेंगे। हम किसी दूसरे के साथ पास जाते हैं तो हमारी बातों को टालमोल कर जाता है, वो हमें मीठी सी गोली देता है और हम उस गोली को चूसते रहते हैं, वो चले जाते हैं बाहर। हम हमारे अधिकारियों के पास जाते हैं जो किसी दूसरे समुदाय से होते हैं, वो हमारी बात सुनते नहीं, हमें टरकाने की कोशिश करते हैं। कोई दूसरा जनरल का अधिकारी यदि हमारे विद्यालय में आता है तो हमें वो दूसरी नजर से देखता है। क्यों? कि हम ऐसी कैटेगरी से आते हैं जो उनकी नजर में हम नीचे हैं। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूं। अभी पिछले साल क्या मेरे विद्यालय में 1.5 साल से कोई चौकीदार नहीं था। मैं अपने अधिकारी के पास अपनी शिकायत लेके गया, प्रार्थना पत्र लेके गया कि सर 1.5 साल से मेरे विद्यालय में चौकीदार नहीं है, तो कोई व्यवस्था कीजिए कि मैं क्या किया जाए मेरे साथ, कैसे गेट बंद करवा जाए, कैसे क्या कहा जाए, कैसे उसकी रखवाली की जाए। तो वो अधिकारी ने कहा यार रात को एक चक्कर लगा जाया करना, कि जैसे मैं घर के सामने स्कूल के सामने घर तक कि रात को चक्कर लगा जाया करना। दूसरे अधिकारी इस नजर से हमें देखते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये तात्पर्य है कि आप बात है वो अपने साथियों के साथ रखें। ये पूरा फेडरेशन परिवार आपके साथ है, आपके साथ हमेशा खड़े रहेगा। इस फेडरेशन को मेरी शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने जो 1 साल पहले एक छोटा सा पौधा लगाया था वो आज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और आशा करते हैं कि एक वटवृक्ष बन जाए और उस वटवृक्ष की छाया में हम सब पले बढ़े। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद भिखाराम जी। आप जैसे
सम्मानित साथियों का सहयोग और आशीर्वाद अगर हमें यूं ही मिलता रहे तो बहुत जल्द हम वटवृक्ष बनने वाले हैं। एक बार सारे साथी बोलेंगे, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से पहुंचकर आप सभी साथियों ने जो सहयोग और आशीर्वाद दिया है, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इसके बाद लंच की व्यवस्था है, सभी लंच करके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र चौधरी को कि वो मात्र 2 शब्दों में कार्यक्रम का समापन करें। भाई सुरेंद्र चौधरी जी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज की सभा में, सम्मेलन में आया हुआ मेरा हर एक साथी मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए सम्माननीय है। मैं सबसे पहले सिर झुका के आपको नमन करता हूं। साथियों, आप अपना जरूरी काम, शादी ब्याह का सीजन है, किसी के भाई की, किसी की बहन की, किसी की रिश्तेदारी में शादी है, आप वो जरूरी काम छोड़ के आए हो सिर्फ अपने समाज की एकजुटता के लिए। मैं पिछले 1 हफ्ते से लिख रहा था, मैसेज आपके पास भेज रहा था कि समाज को एकजुट करने के लिए बार बार आवाज देने कोई नहीं आएगा, आप साथ दीजिए। आप अपने सारे काम छोड़ के अपने भाई का साथ देने के लिए, अपने फेडरेशन का साथ देने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए आए, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हमारे बारे में, हमारे समाज के टीचर्स के बारे में कहा जाता था ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। इकट्ठा हो सकते हैं, कोई करने वाला ही नहीं था, किसी ने आवाज ही नहीं दी आपको। आप घर से कैसे निकलते? नेतृत्व ही नहीं था, नेतृत्व के नाम पे हम जीरो थे। घर बैठ के कहते हम 40 साल पुरानी यूनियन है, हमारे पास कमरा है ऑफिस में, जोनल ऑफिस में कमरा है, हमारे कमरे में एसी लगा हुआ है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, किसी की बुराई करना ना मेरी आदत है, ना मैं उनका लेवल मानता कि मैं उनकी बुराई करूं, कि अपने बराबर लेवल और हम उनकी बुराई करें। मेरे साथी मेरी टीम में सदस्य हैं, उस रोहिणी जोन के कमरे में कोई बैठना चाहता नहीं था, उसकी हालत इतनी खराब थी, इंसान तो छोटे जानवर भी वहां नहीं बैठ सकता था। हमने पूरी रात जग जग के 2 बहनें यहां बैठी हैं, उन्होंने पैसे दिए अपनी जेब से कि भाई इसकी कायाकल्प कर दे, यहाँ कुर्सियां रखवा दे। हमने कुर्सियां रखवाई थी उसमें, और आज वो कमरे वाले हो गए। आज वो लिखते हैं हमारे पास 40 साल पुरानी यूनियन और 40 कमरा है, एसी लगा हुआ है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो 40 साल पुरानी यूनियन 4 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकती, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। जब मैं उनके साथ काम करता था, मैंने कहा जी टीचर से मिलो जाके स्कूलों में, हमारा टीचर परेशान है। सेल्फी वाली मैडम कहती थी कि हम किसी के कागज उठाए नहीं गए, कागज उठाने स्कूल में नहीं जाएंगे, कोई हमारे पास आएगा तो हम काम करेंगे। मैं रोया, गिड़गिड़ाया कि मैडम हमारा टीचर, हमारी बहनें बहुत परेशान है, जाके उनसे मिल लो, उनका दुख दर्द समझो। बार बार सुप्रीमो साहब के वहां से फरमान आता था कि हम किसी के कागज नहीं उठाएंगे। आपके भाई ने बेड़ा उठाया, मैं कागज उठाऊंगा मेरी बहनों के, मैं स्कूल में जाऊंगा मेरी बहनों के पास, मेरे भाइयों के पास, मैं सुनूंगा उनकी समस्याएं, और रिजल्ट आप सबके सामने है। मेरी बहनें भी आई हैं आशीर्वाद देने, मेरे भाई भी आए हैं, मेरे सीनियर साथी भी आए हैं। तो जो ये फेडरेशन का गठन हमने 1 साल पहले किया, आपने आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं कमी रही है, कोई बात हम तक नहीं पहुंच पाई, या कुछ ऐसे इश्यूज आए कि हम आप तक नहीं पहुंच पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे तालियों से ज्यादा मेरी कमियां बताने वाले लोग अच्छे लगते हैं।
मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं मंच के माध्यम से, जहां कमी रहे मेरा कान पकड़ के कह देना सुरेंद्र भाई यहां कमी है, मुझे गर्व महसूस होगा और मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। मैं अपने हर एक भाई से, हर एक बहन से पर्सनली समस्या जानना चाहता हूं कि एक्चुअल समस्या कहां आ रही है। तो आप जरा सा भी विचलित ना हुए। आपके पास फेडरेशन है, आपकी यूनियन है, आपका परिवार है। साफ साफ लिखा हुआ हमारे बैनर में, हम यूनियन नहीं एक परिवार है। यूनियन के माध्यम से कभी नहीं बुलाएंगे, परिवार के माध्यम से बुलाएंगे। आपकी हर समस्या का समाधान डिप्टी मेयर साहब के सामने खुल के कहा था। हमारे अधिकारी महोदय बैठे हैं, इनके माध्यम से भी कह रहे हैं, जब तक एक एक भाई एक एक बहन की समस्या का समाधान नहीं होगा, SC ST टीचर फेडरेशन आराम से नहीं बैठेगी। आपकी हर समस्या का समाधान करवाना हमारी फेडरेशन का पहला फर्ज है। आप आए, बड़ी खुशी हुई है। जो भाई नहीं पहुंच पाए उनका भी शुक्रिया। बट मुझे खुशी उस दिन होगी जब सादरा में बैठा हुआ, नरेला में, वेस्ट जोन में बैठा हुआ मेरा भाई मेरी बहन कह देगा कि हाँ हम काम काज से खुश हैं, फेडरेशन की कार्य प्रणाली से खुश हैं। उस दिन मैं मानूंगा कि हमारी फेडरेशन वजूद में आई हुई है, हमारी फेडरेशन कुछ काम कर रही है। अभी तक हम रोहिणी जोन में सिमटे हुए हैं। दूसरे जोन से फोन आते हैं, हम काम करवा देते हैं, बट पता नहीं क्या बात है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। मैं उन टीचर से भी कहना चाहता हूं, दूसरे जोन के साथी हैं, डॉक्टर अरविंदर आए हुए हैं, वहां बहुत अच्छी टीम काम कर रही है। डॉक्टर साहब, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वेस्ट जोन से सुशील भाई आए हुए हैं, वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उनका भी बहुत बहुत आभार। सादराल से भी आए हुए साथी। हमें एक अच्छी और काम करने वाली टीम चाहिए। हर जोन में जब तक हमारी टीम नहीं होगी, 12 की 12 टीम नहीं बनेगी, तब तक फेडरेशन का कोई वजूद नहीं है। हर जगह सुरेंद्र नहीं जा सकता, हर जगह राजीव नहीं जा सकता, हर जगह हुक्म नहीं जा सकता, हर जगह एजेंट मेहरा नहीं जा सकता, हर जगह प्रतीक वर्मा नहीं जा सकता। रोहिणी जोन से जब हम चलते हैं, जब तक छुट्टी का टाइम हो जाता है वहां पहुंचते हैं। कम से कम एक टीम वहां हो तो हमारे पहुंचने तक अधिकारी को पकड़ के तो बैठ जाए। कई बार ऐसा हुआ है, हम यहां से चले, अधिकारी को पता चल गया, अधिकारी निकल गया, आप जाके किसके साथ समस्या डिस्कस करें। तो अगर एक टीम वहां हो तो वो अधिकारी को पकड़ के बैठ जाए, ताकि हम जाके बात का पता करें, समस्या का समाधान ढूंढें। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने अपने स्कूलों में साथियों से बात करें, टीम तैयार करें, ये बताएं कि समस्याएं कहां आ रही है, उनका समाधान हम ढूंढेंगे, गारंटी के साथ ढूंढेंगे। आपको लिख के देते हैं, दोबारा आपके सामने वो समस्या नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की समस्याएं जो है उनका समाधान हमारे पास है। गवर्नमेंट लेवल की, ऊपर के लेवल की देखो वो वायदा नहीं कर सकता, वो होंगी। सैलरी का लगभग सुचारू हो गया है। खबरें आती रहती हैं आपकी, वो आपके पास आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। डिपार्टमेंट का हमारा सामंजस्य थोड़ा सा बनता आ रहा है। अभी 1 ही साल हुआ है, तो कभी किसी भाई बहन का फोन रिसीव कार्यकारिणी का कोई सदस्य है, मैं ना कर पाया हूं, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा दूसरे साथी के साथ मैसेज छोड़ दिया करो, उन्हें बता दिया करो कि भाई ये समस्या है। राजकुमार जी मेरे को बताते रहते हैं कि फलाने जोन से ये समस्या है, हम दोनों फिर मैं कार्यकारिणी से डिस्कस करके उनका समस्या समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथियों, हमारे बारे में कहा जाता है कि हम टीचर्स को बांटते हैं। आज सुबह भी एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि एक यूनियन है टीचर्स को बांटने का काम कर रही है। मेरे पास वो मैसेज आया। मैं उस भाई से पूछना चाहता हूं, 6-7 साल पहले बांटे तो तू नहीं थे भाई, हमने अब कौन सा बांट दिया? मैं तो अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा हूं, बांट तो तूने दिए थे झूठ बोल बोल के। मैंने टीचर्स को बरगला के बिजनेस करने की शुरू तो नहीं की, मैं इनके नाम पे प्लॉट तो नहीं काट रहा।
कोई भी आपके बीच में आए उसका पहले ये ध्यान रखो वो अपना है पराया है क्या नहीं है। बहरूपी आपके बीच में आते हैं, कभी कहते हैं हम आपके हैं। भाई आपके कौन हो वो तो तुम्हारे घर वाले बताएंगे किसका है। हमारे तो हमारे सामने बैठे हैं, हमारा तो यहां खड़ा है, हमारे तो यहां बैठे हैं। तो वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। जब उसको जरूरत थी, जब उसको धरने प्रदर्शन करने होते थे तो आपके बीच में आता था वो। आज की डेट में बता दो किसके फोन उठा रहा है, किसके फोन नहीं उठा रहा है। किसी के फोन उठाने की हिम्मत नहीं उस आदमी के अंदर जो कहता है मैं आपका हूं। आपकी कार्यकारिणी, आपका परिवार यहां बैठा है। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो, जिस चीज की भी समस्या लगे, एक बार कार्यकारिणी के किसी सदस्य को फोन कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। साथियों, लंबा टाइम हो गया है, बोलने दोगे तो पर्ची तो पहले दर दी। अच्छा हट जा तो किसी मुद्दा पाऊंगा जद है क्या बोलने दोगे, पर्ची तो दर दी सामने, हट जा भाई। भाई कोई बात नहीं, टाइम का अभाव है और अपना परिवार है, ये चीजें चलती रहती है। हम इन चीजों को दिमाग में नहीं बैठाते कि मुझे टाइम कम मिला, मुझे ज्यादा मिला। जिस किसी भी साथी ने मैंने 5 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार एडवोकेट मनोज सीमार जी हैं। मेरे बर्थडे पे ये विश करने आए थे और इन्होंने कहा था सुरेंद्र जी कई दिन हो गए मीटिंग नहीं हुई है, सम्मेलन नहीं हुआ है, हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ है। मेरे राजकुमार के, राजीव जी के, हुक्म जी के दिमाग में चल रहा था कि मीटिंग करवाई जाए, मीटिंग करवाई जाए। तो जैसे ही वकील साहब ने कहा एकदम क्लिक हो गया कि जल्दी से मीटिंग बुलाई जाए। 15 दिन के अंदर ही सारी तैयारियां, मैसेज सर्कुलेट करना, हम किसी के पास पर्सनली फोन नहीं कर पाए, मैसेज नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि सबके पास संदेशा चला जाए। फिर भी कोई रह गया हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। थोड़े टाइम के बाद भी आप इतनी संख्या में आए। मैंने यूनियन लीडर को रोते देखा है कि पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते, फंड नहीं आता। बट मैं और मेरी कार्यकारिणी सौभाग्यशाली है, आपने 15 दिन में 2 लाख से ज्यादा रुपए दे दिए मुझे। ये आपका एहसान मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। रात को 11 बजे जब मैं सोने जा रहा हूं, जब मैं मैसेज देखता हूं तो किसी बहन का मैसेज आ रहा है कि क्रेडिट हो गए कैशियर साहब के अकाउंट में 500 रुपए। नींद उड़ जाती थी कि मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर दिए, मेरी फेडरेशन ने कौन से अच्छे काम कर दीजिए। देखो मैं फिर कहता हूं, मैं अच्छे काम जब मानूंगा जब सादरा में बैठा मेरा भाई कह देगा कि मैं संतुष्ट हूं। जब मैं अच्छे काम मानूंगा, जब मैं अपनी सफलता मानूंगा कि हम सफल हो गए। अभी 1 साल में कोई हमने ऐसा तीर नहीं मारा है, हम आपके साथ जरूर खड़े रहते हैं, बट हमारे पास कहने के लिए ये नहीं है कि हमने वहां उसके साथ ये नहीं होने दिया। अभी हो रहा है ना, जब नहीं होने देंगे, अधिकारी को ऑर्डर रहेगा कि फलानी फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, इसको मत छेड़ो, उस दिन हमारी यूनियन कामयाब मानी जाएगी। अभी हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मंजिल भी मिलेगी। वायदा करते हैं आपके साथ, आपका सिर कभी झुकने नहीं देंगे। आपको गर्व होगा हमारे ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके भाइयों के ऊपर। तो जिस भाई ने भी हमारा आर्थिक सहयोग किया, यहां आया, उसका हार्दिक धन्यवाद। लंच की व्यवस्था कर दी गई है, मेरे बाद वक्ता आएंगे, बताएंगे आपको। उन्हें इतना प्यार सम्मान देने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे फेडरेशन के सीनियर एडवाइजर बड़े भाई भिखाराम जी को कि वो आए और अपना संबोधन दे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भिखाराम जी का। मेरा सादर प्रणाम। इस फेडरेशन के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी,
फेडरेशन चेयरमैन मेहरा साहब, जॉइंट सेक्रेटरी और जितने भी यहां पदाधिकारी हैं वो सभी, मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन साथी, मेरे सामने बैठे हुए सभी प्रधानाचार्य, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, शिक्षक साथी, जय भीम आप सभी को। आज बड़ी खुशी हो रही है, अपार हर्ष हो रहा है कि इस फेडरेशन ने जो 1 साल पहले शुरुआत की थी, आज उसका ये पहला जन्मदिन है। पहला जन्मदिन यानी वर्षगांठ है, हम मना रहे हैं। पहले भी ये साल डिपार्टमेंट में 32 साल हो गए। जब कभी भी यूनियन हुआ करती थी, कोई भी यूनियन, उसके प्रोग्राम में जाते थे तो मुश्किल से 5-10 साथी मिलते थे। आज इतने साथियों को देखकर बड़ा मन प्रफुल्लित हो रहा है कि मेरे समाज के लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं क्या, ऐसे चिंतन किया जाता था, लेकिन आज उसका साकार रूप सामने आ रहा है। इतने सारे एक साथ, और यदि किसी काम को करने के लिए एकजुट होकर एक रास्ते पर चले तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो न हो सके। जैसे फेडरेशन ने आपको आश्वासन दिया है कि कोई भी काम यदि आप से नहीं हो रहा हो, कोई समस्या आपके सामने आती हो, तो फेडरेशन के सामने रखें। ये आपकी फेडरेशन है, ये आपका परिवार है, आपका घर है, और आपकी समस्या यदि यहां नहीं रखेंगे तो हम किसी मंच पर नहीं रख सकते। हमारी समस्याओं को कोई दूसरा तो सुनता नहीं है, और अपने घर में हम समस्याओं को उसको कुछ रखते नहीं है, तो उनका निवारण कैसे होगा? उसका निवारण तभी होगा जब हम अपने साथियों के साथ अपने फेडरेशन में वो समस्या रखेंगे। हम किसी दूसरे के साथ पास जाते हैं तो हमारी बातों को टालमोल कर जाता है, वो हमें मीठी सी गोली देता है और हम उस गोली को चूसते रहते हैं, वो चले जाते हैं बाहर। हम हमारे अधिकारियों के पास जाते हैं जो किसी दूसरे समुदाय से होते हैं, वो हमारी बात सुनते नहीं, हमें टरकाने की कोशिश करते हैं। कोई दूसरा जनरल का अधिकारी यदि हमारे विद्यालय में आता है तो हमें वो दूसरी नजर से देखता है। क्यों? कि हम ऐसी कैटेगरी से आते हैं जो उनकी नजर में हम नीचे हैं। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूं। अभी पिछले साल क्या मेरे विद्यालय में 1.5 साल से कोई चौकीदार नहीं था। मैं अपने अधिकारी के पास अपनी शिकायत लेके गया, प्रार्थना पत्र लेके गया कि सर 1.5 साल से मेरे विद्यालय में चौकीदार नहीं है, तो कोई व्यवस्था कीजिए कि मैं क्या किया जाए मेरे साथ, कैसे गेट बंद करवा जाए, कैसे क्या कहा जाए, कैसे उसकी रखवाली की जाए। तो वो अधिकारी ने कहा यार रात को एक चक्कर लगा जाया करना, कि जैसे मैं घर के सामने स्कूल है, स्कूल के सामने घर तक कि रात को चक्कर लगा जाया करना। दूसरे अधिकारी इस नजर से हमें देखते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये तात्पर्य है कि आप बात है वो अपने साथियों के साथ रखें। ये पूरा फेडरेशन परिवार आपके साथ है, आपके साथ हमेशा खड़े रहेगा। इस फेडरेशन को मेरी शुभकामनाएं हैं कि इन्होंने जो 1 साल पहले एक छोटा सा पौधा लगाया था वो आज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और आशा करते हैं कि एक वटवृक्ष बन जाए और वो उस वटवृक्ष की छाया में हम सब पले बढ़े। धन्यवाद, शुक्रिया।
धन्यवाद भिखाराम जी। सभी जो साथी बैठे हैं, मेरे भाई बहन एक को छोड़ के, हाँ देखो मेरे भाई बहनों, बस एक को छोड़ के सभी को नमस्कार, जय भीम। मैं आपका भाई राजीव मेहरा, चेयरमैन SC/ST टीचर फेडरेशन। अभी हम दिल्ली लिखते हैं, थोड़े दिन के बाद हम चाह रहे थे कि इसको नेशनल वाइड इस संस्था को भेजें। उससे पहले जैसे कि हमारे भाई सुरेंद्र ने कहा कि जब तक हमारे 12 के 12 जोनों में टीम नहीं बनेगी तब तक हम अपनी जो हमारी फेडरेशन है उसको हम सक्सेस नहीं मानते हैं। इसके लिए आप सभी का साथ विश्वास जरूरी है और मैं आशा करता हूं जो प्यार आज आपने दिया, 1 साल पहले भी हमने प्रोग्राम किया था, वहां पे भी प्यार मिला था। वहां पे उनके मन में कुछ संशय था कि नए नए ये आए हैं, और कहने वाले भी थे जो पुराने जुड़े हुए थे, बहुत सारी यूनियन हैं, वो कह भी रहे थे कि नए नए हैं, फुदक रहे हैं, फुदकने दो, थोड़े दिन में बैठ जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फुदकने वाले मेंढक नहीं है। जैसा कि अभी हमारे हुक्म सिंह भाई ने कहा, ये शेर हैं सारे, बब्बर शेर। जिनके आगे जब हम बोलते हैं तो कुत्तों की तरह पूंछ दबा लेते हैं। और भविष्य में ऐसा ही होगा कि अधिकारी जब पता चलेगा ना कि हाँ ये उस संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो आ गए तो तुम्हारी हाथ खींच देंगे। तो इस संस्था को उस मुकाम तक पहुंचाना है। हमें देश में इस संस्था को जोड़ देना है। आप सभी का साथ विश्वास बना रहे। बाकी बहुत हैं जो हमारे पीछे से हमारी बुराई करते रहते हैं, लेकिन जो आप लोगों ने प्यार दिया, जो कहने वाली बात है कि महज 15 दिन में 2 लाख रुपए का फंड देना किसी यूनियन को, इवन रोते हैं, वो सच में रोते हैं कि हमें पैसे कैसे मिले, और हमने तो कहीं आवाज ही नहीं लगाई। ये तो आप सबका प्यार था, विश्वास था, जो आप लोगों ने आशीर्वाद के रूप में हमें दिया। आप आए, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आशा करता हूं कि जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें शायद इससे बड़ा मंच हमें, जो स्टेडियम की जरूरत पड़े। मैं विश्वास कर सकता हूं। बाकी अब खाना लग चुका है, और एक भाई के बारे में मैं अवश्य कहूंगा जो बार बार रोता है, कहता है कि ये हमारे समाज को बांट रहे हैं, जो खुद को हमारा भाई बता रहा है, जो खुद को हमारी ही कैटेगरी से बता रहा है। कोई पूछे, ले आ भाई सर्टिफिकेट या अपना वो बता दे कौन सी कैटेगरी से तूने अपनी नौकरी लगवा रखी है, और कहां तो हमारा साथ देता है। अरे झूठा दूसरों का नाम ले लेके तो वो कहता है मैं ट्रांसफर करवा दूंगा, लाख रुपए लगेंगे, 1.5 लाख रुपए लगेंगे, और उसमें फंसता कौन है? हम आप जैसे भाई, जिनके लिए कोई संगठन नहीं था, उनको तो वो देवता लगता था। क्यों? कभी उसने एक बार आवाज उठाई जिस समय लोग दुखी थे। क्योंकि हमारे जो लोग थे उन्होंने संस्था तो बना ली थी, लेकिन वो धरा पे नहीं उतरे थे। बस महज एक पत्र तैयार करते थे और सर्कुलेट कर देते थे, माननीय फला फला को अभी हम भेजेंगे, दे के आ रहे हैं। तो अब आपका अपना जो परिवार है, आपका संगठन है, ये संगठन नहीं है, एक परिवार है। तो जो आपका परिवार का गठन हो ही चुका है, किसी भी भाई बहन को कोई भी समस्या आती है तो आप बेझिझक अपने भाई राजीव मेहरा, भाई सुरेंद्र चौधरी जी, भाई भीमवाल जी, भाई हुकमचंद जी, और अन्य हमारे बैठे हुए हैं वकील साहब मनोज जी, भाई अनिल जी, और हमारे प्रतीक भाई, सबसे छोटे लाडले भाई, और हेजंत मेहरा जी अभी वो व्यवस्था में लगे हुए हैं, शंकर भाई,
जो दिन रात एक करके महज 15 दिन में ये प्रोग्राम का आयोजन किया था और इसको सफल बनाया, और आप लोगों के एक विश्वास और आशीर्वाद के कारण आज उप महापौर आपकी मीटिंग में आया है, आपके संगठन की मीटिंग में आया है। ये सफलता की पहली सीढ़ी है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। मैं कह रहा हूं, अगर आप अपना विश्वास और सहयोग बनाए रखेंगे, मैं एक दिन माननीय मुख्यमंत्री को भी इस मंच पे लाके बिठा दूं। आप जैसे सम्मानित साथियों का सहयोग और आशीर्वाद अगर हमें यूं ही मिलता रहे तो बहुत जल्द हम वटवृक्ष बनने वाले हैं। एक बार सारे साथी बोलेंगे, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से पहुंचकर आप सभी साथियों ने जो सहयोग और आशीर्वाद दिया है, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इसके बाद लंच की व्यवस्था है, सभी लंच करके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र चौधरी को कि वो मात्र 2 शब्दों में कार्यक्रम का समापन करें। भाई सुरेंद्र चौधरी जी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज की सभा में, सम्मेलन में आया हुआ मेरा हर एक साथी मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए सम्माननीय है। मैं सबसे पहले सिर झुका के आपको नमन करता हूं। साथियों, आप अपना जरूरी काम, शादी ब्याह का सीजन है, किसी के भाई की, किसी की बहन की, किसी की रिश्तेदारी में शादी है, आप वो जरूरी काम छोड़ के आए हो सिर्फ अपने समाज की एकजुटता के लिए। मैं पिछले 1 हफ्ते से लिख रहा था, मैसेज आपके पास भेज रहा था कि समाज को एकजुट करने के लिए बार बार आवाज देने कोई नहीं आएगा, आप साथ दीजिए। आप अपने सारे काम छोड़ के अपने भाई का साथ देने के लिए, अपने फेडरेशन का साथ देने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए आए, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हमारे बारे में, हमारे समाज के टीचर्स के बारे में कहा जाता था ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। इकट्ठा हो सकते हैं, कोई करने वाला ही नहीं था, किसी ने आवाज ही नहीं दी आपको। आप घर से कैसे निकलते? नेतृत्व ही नहीं था, नेतृत्व के नाम पे हम जीरो थे। घर बैठ के कहते हम 40 साल पुरानी यूनियन है, हमारे पास कमरा है ऑफिस में, जोनल ऑफिस में कमरा है, हमारे कमरे में एसी लगा हुआ है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, किसी की बुराई करना ना मेरी आदत है, ना मैं उनका लेवल मानता कि मैं उनकी बुराई करूं, कि अपने बराबर लेवल और हम उनकी बुराई करें। मेरे साथी मेरी टीम में सदस्य हैं, उस रोहिणी जोन के कमरे में कोई बैठना चाहता नहीं था, उसकी हालत इतनी खराब थी, इंसान तो छोटे जानवर भी वहां नहीं बैठ सकता था। हमने पूरी रात जग जग के 2 बहनें यहां बैठी हैं, उन्होंने पैसे दिए अपनी जेब से कि भाई इसकी कायाकल्प कर दे, यहाँ कुर्सियां रखवा दे। हमने कुर्सियां रखवाई थी उसमें, और आज वो कमरे वाले हो गए। आज वो लिखते हैं हमारे पास 40 साल पुरानी यूनियन और 40 कमरा है, एसी लगा हुआ है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो 40 साल पुरानी यूनियन 4 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकती, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। जब मैं उनके साथ काम करता था, मैंने कहा जी टीचर से मिलो जाके स्कूलों में, हमारा टीचर परेशान है। सेल्फी वाली मैडम कहती थी कि हम किसी के कागज उठाए नहीं गए, कागज उठाने स्कूल में नहीं जाएंगे, कोई हमारे पास आएगा तो हम काम करेंगे। मैं रोया, गिड़गिड़ाया कि मैडम हमारा टीचर, हमारी बहनें बहुत परेशान है, जाके उनसे मिल लो, उनका दुख दर्द समझो। बार बार सुप्रीमो साहब के वहां से फरमान आता था कि हम किसी के कागज नहीं उठाएंगे। आपके भाई ने बेड़ा उठाया, मैं कागज उठाऊंगा मेरी बहनों के।
मैं स्कूल में जाऊंगा मेरी बहनों के पास, मेरे भाइयों के पास, मैं सुनूंगा उनकी समस्याएं और रिजल्ट आप सबके सामने है। मेरी बहनें भी आई हैं आशीर्वाद देने, मेरे भाई भी आए हैं, मेरे सीनियर साथी भी आए हैं। तो जो ये फेडरेशन का गठन हमने 1 साल पहले किया, आपने आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं कमी रही है, कोई बात हम तक नहीं पहुंच पाई या कुछ ऐसे इश्यूज आए कि हम आप तक नहीं पहुंच पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे तालियों से ज्यादा मेरी कमियां बताने वाले लोग अच्छे लगते हैं। मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं मंच के माध्यम से, जहां कमी रहे मेरा कान पकड़ के कह देना सुरेंद्र भाई यहां कमी है, मुझे गर्व महसूस होगा और मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। मैं अपने हर एक भाई से, हर एक बहन से पर्सनली समस्या जानना चाहता हूं कि एक्चुअल समस्या कहां आ रही है। तो आप जरा सा भी विचलित ना होए, आपके पास फेडरेशन है, आपकी यूनियन है, आपका परिवार है। साफ साफ लिखा हुआ हमारे बैनर में, हम यूनियन नहीं एक परिवार है। यूनियन के माध्यम से कभी नहीं बुलाएंगे, परिवार के माध्यम से बुलाएंगे। आपकी हर समस्या का समाधान डिप्टी मेयर साहब के सामने खुल के कहा था। हमारे अधिकारी महोदय बैठे हैं, इनके माध्यम से भी कह रहे हैं, जब तक एक एक भाई एक एक बहन की समस्या का समाधान नहीं होगा, SC ST टीचर फेडरेशन आराम से नहीं बैठेगी। आपकी हर समस्या का समाधान करवाना हमारी फेडरेशन का पहला फर्ज है। आप आए, बड़ी खुशी हुई है। जो भाई नहीं पहुंच पाए उनका भी शुक्रिया। बट मुझे खुशी उस दिन होगी जब सादरा में बैठा हुआ, नरेला में, वेस्ट जोन में बैठा हुआ मेरा भाई मेरी बहन कह देगा कि हाँ हम काम काज से खुश हैं, फेडरेशन की कार्य प्रणाली से खुश हैं। उस दिन मैं मानूंगा कि हमारी फेडरेशन वजूद में आई हुई है, हमारी फेडरेशन कुछ काम कर रही है। अभी तक हम रोहिणी जोन में सिमटे हुए हैं, दूसरे जोन से फोन आते हैं, हम काम करवा देते हैं, बट पता नहीं क्या बात है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। मैं उन टीचर से भी कहना चाहता हूं, दूसरे जोन के साथी हैं, डॉक्टर अरविंदर आए हुए हैं, वहां बहुत अच्छी टीम काम कर रही है। डॉक्टर साहब, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वेस्ट जोन से सुशील भाई आए हुए हैं, वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उनका भी बहुत बहुत आभार। सादराल से भी आए हुए साथी। हमें एक अच्छी और काम करने वाली टीम चाहिए। हर जोन में जब तक हमारी टीम नहीं होगी, 12 की 12 टीम नहीं बनेगी, तब तक फेडरेशन का कोई वजूद नहीं है। हर जगह सुरेंद्र नहीं जा सकता, हर जगह राजीव नहीं जा सकता, हर जगह हुक्म नहीं जा सकता, हर जगह एजेंट मेहरा नहीं जा सकता, हर जगह प्रतीक वर्मा नहीं जा सकता। रोहिणी जोन से जब हम चलते हैं, जब तक छुट्टी का टाइम हो जाता है वहां पहुंचते हैं। कम से कम एक टीम वहां हो तो हमारे पहुंचने तक अधिकारी को पकड़ के तो बैठ जाए। कई बार ऐसा हुआ है, हम यहां से चले, अधिकारी को पता चल गया, अधिकारी निकल गया, आप जाके किसके साथ समस्या डिस्कस करें। तो अगर एक टीम वहां हो तो वो अधिकारी को पकड़ के बैठ जाए, ताकि हम जाके बात का पता करें, समस्या का समाधान ढूंढें। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने अपने स्कूलों में साथियों से बात करें, टीम तैयार करें, ये बताएं कि समस्याएं कहां आ रही है, उनका समाधान हम ढूंढेंगे, गारंटी के साथ ढूंढेंगे। आपको लिख के देते हैं, दोबारा आपके सामने वो समस्या नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की समस्याएं जो है उनका समाधान हमारे पास है। गवर्नमेंट लेवल की, ऊपर के लेवल की देखो वो वायदा नहीं कर सकता, वो होंगी। सैलरी का लगभग सुचारू हो गया है, खबरें आती रहती हैं आपकी, वो आपके पास आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। डिपार्टमेंट का हमारा सामंजस्य थोड़ा सा बनता आ रहा है। अभी 1 ही साल हुआ है, तो कभी किसी भाई बहन का फोन रिसीव कार्यकारिणी का कोई सदस्य है, मैं ना कर पाया हूं, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा दूसरे साथी के साथ मैसेज छोड़ दिया करो, उन्हें बता दिया करो कि भाई ये समस्या है। राजकुमार जी
मेरे को बताते रहते हैं कि फलाने जोन से ये समस्या है, हम दोनों फिर मैं कार्यकारिणी से डिस्कस करके उनका समस्या समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथियों, हमारे बारे में कहा जाता है कि हम टीचर्स को बांटते हैं। आज सुबह भी एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि एक यूनियन है टीचर्स को बांटने का काम कर रही है। मेरे पास वो मैसेज आया। मैं उस भाई से पूछना चाहता हूं, 6-7 साल पहले बांटे तो तू नहीं थे भाई, हमने अब कौन सा बांट दिया? मैं तो अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा हूं, बांट तो तूने दिए थे झूठ बोल बोल के। मैंने टीचर्स को बरगला के बिजनेस करने की शुरू तो नहीं की, मैं इनके नाम पे प्लॉट तो नहीं काट रहा। कोई भी आपके बीच में आए उसका पहले ये ध्यान रखो वो अपना है, पराया है क्या नहीं है। बहरूपी आपके बीच में आते हैं, कभी कहते हैं हम आपके हैं। भाई आपके कौन हो वो तो तुम्हारे घर वाले बताएंगे किसका है। हमारे तो हमारे सामने बैठे हैं, हमारा तो यहां खड़ा है, हमारे तो यहां बैठे हैं। तो वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। जब उसको जरूरत थी, जब उसको धरने प्रदर्शन करने होते थे तो आपके बीच में आता था वो। आज की डेट में बता दो किसके फोन उठा रहा है, किसके फोन नहीं उठा रहा है। किसी के फोन उठाने की हिम्मत नहीं है उस आदमी के अंदर जो कहता है मैं आपका हूं। आपकी कार्यकारिणी, आपका परिवार यहां बैठा है। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो, जिस चीज की भी समस्या लगे, एक बार कार्यकारिणी के किसी सदस्य को फोन कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। साथियों, लंबा टाइम हो गया है, बोलने दोगे तो पर्ची तो पहले दर दी। अच्छा हट जा तो किसी मुद्दा पाऊंगा जद है क्या? बोलने दोगे, पर्ची तो दर दी सामने, हट जा भाई। भाई कोई बात नहीं, टाइम का अभाव है और अपना परिवार है, ये चीजें चलती रहती है। हम इन चीजों को दिमाग में नहीं बैठाते कि मुझे टाइम कम मिला, मुझे ज्यादा मिला। जिस किसी भी साथी ने मैंने 5 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार एडवोकेट मनोज सीमार जी हैं। मेरे बर्थडे पे ये विश करने आए थे और इन्होंने कहा था सुरेंद्र जी कई दिन हो गए मीटिंग नहीं हुई है, सम्मेलन नहीं हुआ है, हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ है। मेरे राजकुमार के, राजीव जी के, हुक्म जी के दिमाग में चल रहा था कि मीटिंग करवाई जाए, मीटिंग करवाई जाए। तो जैसे ही वकील साहब ने कहा एकदम क्लिक हो गया कि जल्दी से मीटिंग बुलाई जाए। 15 दिन के अंदर ही सारी तैयारियां, मैसेज सर्कुलेट करना, हम किसी के पास पर्सनली फोन नहीं कर पाए, मैसेज नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि सबके पास संदेशा चला जाए। फिर भी कोई रह गया हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। थोड़े टाइम के बाद भी आप इतनी संख्या में आए। मैंने यूनियन लीडर को रोते देखा है कि पैसे नहीं देते, फंड नहीं आता। बट मैं और मेरी कार्यकारिणी सौभाग्यशाली है, आपने 15 दिन में 2 लाख से ज्यादा रुपए दे दिए मुझे। ये आपका एहसान मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। रात को 11 बजे जब मैं सोने जा रहा हूं, जब मैं मैसेज देखता हूं तो किसी बहन का मैसेज आ रहा है कि क्रेडिट हो गए कैशियर साहब के अकाउंट में 500 रुपए। नींद उड़ जाती थी कि मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर दिए, मेरी फेडरेशन ने कौन से अच्छे काम कर दीजिए। देखो मैं फिर कहता हूं, मैं अच्छे काम जब मानूंगा जब साधना में बैठा मेरा भाई कह देगा कि मैं संतुष्ट हूं। जब मैं अच्छे काम मानूंगा, जब मैं अपनी सफलता मानूंगा कि हम सफल हो गए। अभी 1 साल में कोई हमने ऐसा तीर नहीं मारा है, हम आपके साथ जरूर खड़े रहते हैं, बट हमारे पास कहने के लिए ये नहीं है कि हमने वहां उसके साथ ये नहीं होने दिया। अभी हो रहा है ना, जब नहीं होने देंगे, अधिकारी को ऑर्डर रहेगा कि फलानी फेडरेशन से जुड़ा हुआ है इसको मत छेड़ो, उस दिन हमारी यूनियन कामयाब मानी जाएगी। अभी हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मंजिल भी मिलेगी। वायदा करते हैं आपके साथ, आपका सिर कभी झुकने नहीं देंगे। आपको गर्व होगा हमारे ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके भाइयों के ऊपर। तो जिस भाई ने भी
हमारा आर्थिक सहयोग किया, यहां आया, उसका हार्दिक धन्यवाद। लंच की व्यवस्था कर दी गई है। मेरे बाद वक्ता आएंगे, बताएंगे आपको। उन्हें इतना प्यार सम्मान देने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।